हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो आपके हर लेवल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आप पीआरटी ले लो। पीआरटी में जो ईवीएस का सेक्शन होता है उसमें आपका 1 नंबर इस वाले चैप्टर से आएगा ही आएगा, और जो मैं यहाँ पे आपको परियोजनाएं कराऊंगी 1 नंबर यहाँ से, तो मोस्टली आपके 2 या 3 नंबर इस वाले वीडियो से कवर होने वाले हैं। तो केयरफुल होके देखना। पीजीटी कह लो, पीजीटी अगर ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और टीजीटी ज्योग्राफी में भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो से पक्का होने वाला है। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों लेवल के लिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, अगर हम बात करें ये क्या होते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आपने नाम सुना होगा भाई, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, आपने नेशनल पार्क का नाम सुना होगा। तो ये क्या होते हैं, तो सबसे पहले इधर ही देख लो, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो क्या होते हैं, कुछ थोड़ा ही अंतर होता है इन तीनों चीज़ों में। इनमें भाई आपके जंगली जानवर और जीव जंतु और पेड़ पौधों, इन्हीं को ही संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इनको बचाया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मानव की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, आप देख रहे थे कई प्रजातियां तो आजकल लुप्त हो गई हैं, जैसे आपके डायनासोर, और पहले काफ़ी डायनासोर थे, अब हमें देखने को भी नहीं मिलते। वैसे तो डर लगता है देख के, क्या करेंगे, ठीक है ना, बट लुप्त तो हो गई है ना। और किसी भी प्रजाति का लुप्त हो जाना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, इसी वजह से और हमारी प्रजातियां लुप्त ना हो, जंगली जानवरों की, जीव जंतुओं की, तो इसी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए गए और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। अब इनमें तीनों में अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है, ज़्यादा नहीं है। देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित, सरकार के द्वारा ये पूर्णतः नियंत्रण में होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। ठीक है, गवर्नमेंट का इन पर पूरा नियंत्रण रहता है, कब क्या होगा, कितने जानवर कहाँ होंगे, उनका खान पान, उनकी इलाज या जो भी उनकी प्रजाति को वृद्धि कैसे की जाए, सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है। सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों, यानी मानवीय गतिविधियों पर पूर्णतः रोक है। यहाँ कोई भी मनुष्य घुस नहीं सकता। ऐसे नहीं जैसे मान लो आपका ये वाला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ऐसा नहीं होगा कि आप गए और आपने जाके एंट्री की और अंदर जानवरों को आप अंदर घुस के आराम से देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक है। कैसी मानवीय गतिविधियां, जैसे भाई यहाँ पर आप अपना घर नहीं बना सकते, क्योंकि ये काफ़ी लंबे चौड़े एरिया पे फैले होते हैं ना। तो जैसे मानवीय आवास नहीं बना सकते आप, कोई बिजनेस नहीं कर सकते आप, कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है, अपना कोई ऑफिस नहीं खोल सकते। तो ऐसी चीज़ें, यानी मानवीय गतिविधियों पर पूर्णतः रोक होती है नेशनल पार्क में। समझ गए ना नेशनल पार्क क्या होते हैं। सेकंड, वन्यजीव अभ्यारण्य। अब वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या होता है, यहाँ पे निजी कार्यों की अनुमति होती है। ठीक है, सिंपली छोटे मोटे उद्योग या निजी काम जो होते हैं उनकी अनुमति होती है। सीमा निर्धारण भी स्पष्ट नहीं होता। देखो, आपका अगर कोई नेशनल पार्क है तो उसकी जो बाउंड्री है वो सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है। वो इस बाउंड्री के अंदर कोई नहीं आएगा, कोई अपना घर नहीं बनाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। बट जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, इसका जो सीमा, इसकी जो बाउंड्री होती है ना, वो निर्धारित नहीं होती, वो स्पष्ट नहीं होती। इसलिए कई लोग तो वहाँ घर भी बना लेते हैं, छोटे मोटे जो मजदूर वगैरह होते हैं, झोपड़ी वगैरह डाल ली या छोटा मोटा काम कर लिया। तो इसकी जो सीमा, जो इसकी बाउंड्री होती है वो निर्धारित नहीं होती, किसकी, वन्यजीव अभ्यारण्य की। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने होते, क्या होते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो सरकारी नियंत्रण, देखो गवर्नमेंट का नियंत्रण तो रहता है, परंतु बाहरी क्षेत्र में काम की अनुमति होती है। अभी मैं समझाऊंगी कैसे। और संपूर्ण स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसमें। इधर देखो, इसमें है ना 3 जोन होते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 3 जोन होते हैं। आपका बाहरी वाला जोन, जो सबसे बाहर वाला जोन है तो उसे कहते हैं संक्रमण क्षेत्र, सबसे बाहर वाले जोन को कहते हैं संक्रमण क्षेत्र। सेकंड होता है बफर जोन, और थर्ड होता है कोर, यानी केंद्र। ध्यान से समझना, जो ये संक्रमण वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर मानवीय आवास यानी घर वगैरह बनाने की अनुमति होती है। ठीक है, मानवीय गतिविधियों पर यहाँ पर पूरी छूट होती है। कहाँ पर, संक्रमण वाले एरिया में। इसने कहा ना, सरकारी नियंत्रण तो होता है परंतु बाहरी क्षेत्र में काम करने की अनुमति होती है। बफर जोन में क्या होता है, मानवीय आवास की अनुमति नहीं होगी, बट मनुष्य वहाँ जा सकता है, देख सकता है, घास वगैरह काट लिया, कुछ जानवरों के लिए चारा वगैरह कर दिया, तो ये चीज़ों के लिए तो बफर क्षेत्र में मनुष्य जा सकता है। बट जो कोर वाला पार्ट होता है ना, उसमें मनुष्य की एंट्री नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सरकारी नियंत्रण में तो होते हैं, परंतु बाहरी तौर पे यानी बाहरी क्षेत्रों में इनमें कार्य की अनुमति होती है, मनुष्य के जाने की अनुमति होती है, आवास
विकास की भी अनुमति होती है। और संपूर्ण स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं। देखो मान लो ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये कोई आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। और अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, इतना वाइड होते हैं कि ये इन दोनों को भी कवर करके ऐसे पूरी बाउंड्री होती है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसके अंदर एक या दो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर एक या दो राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकते हैं, एक या दो आपके वन्यजीव अभ्यारण्य भी हो सकते हैं, समझ रहे हो। और इनका पूरा अगर बाहरी तौर पर बात करें तो पूरा जो एरिया हो जाएगा वो कवरअप होगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के द्वारा, ठीक है। तो जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं काफ़ी वाइड होते हैं, इसलिए तो संख्या में कम है। अब हम इनकी संख्या की बात करें तो ये आपका 2019 के अकॉर्डिंग डाटा है, न्यू डाटा नहीं आया है। तो राष्ट्रीय उद्यान अगर हम बात करें तो 105 फिलहाल वर्तमान में भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 105 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो वर्तमान में भारत में 551 वन्यजीव अभ्यारण्य, कितने हैं? 551। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो आप इन तीनों का डिफरेंट अलग अलग समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड हो गए होंगे, है ना। और इनकी संख्या और किसमें इसलिए सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होगा, मनुष्य इसमें नहीं जाएगा। नेशनल पार्क में, वन्यजीव अभ्यारण्य में निजी कार्य की भी अनुमति है और इसकी बाउंड्री भी कोई स्पष्ट नहीं होती। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दोनों का मिक्सअप है, एक तरफ से हम देखें तो दोनों का मिक्सअप होते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसमें सरकारी नियंत्रण होता है परंतु बाहरी तौर में मनुष्य की गतिविधियां भी रहती हैं और पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र इसमें सम्मिलित रहता है। किसमें? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। जो आज की वीडियो हमारी वो इसी से ही रिलेटेड है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वो हम पूरा एक एक जो 18 हमारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, 18 के 18 पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ आपको बेसिक पॉइंट या कुछ परियोजनाओं के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। सबसे पहले जो वन्यजीव यानी वन में रहने वाले जो भी जीव हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी जीव जंतु हैं, जंगली जानवर हैं, उनका संरक्षण यानी उनको कैसे बचाएं और उनका सर्वेक्षण, और कितने जानवर हैं, कैसे रह रहे हैं, कितने मर गए, कितने बचे हुए हैं, तो ये चीज़ होती है सर्वेक्षण। इसे क्या कहते हैं? सर्वे कर दिया, ठीक है। तो जो वन्यजीव संरक्षण और सर्वेक्षण ये कौन करता है भाई? पर्यावरण और वन मंत्रालय। याद रखना, अगर एग्जाम में 1 नंबर में काफ़ी पूछा जा चुका है और पर्यावरण से रिलेटेड जहाँ पर पर्यावरण ईवीएस आती है वहाँ पे तो ये पूछा जाता ही है। वन्यजीव संरक्षण और सर्वेक्षण ये कौन करता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय। कौन करता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय। नेक्स्ट, भारत में विश्व के लगभग 5% वन्यजीव है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में के जितने टोटल वन्यजीव है ना, हमारे इंडिया में तो केवल उसका 5% है, ठीक है। यानी भारत में केवल 5% वन्यजीव है विश्व के। वन और वन्यजीव, अगर हम सूचियों की बात करें, एक होती है आपकी राज्य सूची, एक होती है केंद्र सूची, एक होती है समवर्ती सूची। तो जो वन है और वन्यजीव है यानी वन में रहने वाले हैं, उन सबको समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। याद रखना, वन और वन्यजीवों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय वन जीव अधिनियम। ये 1972 में आया था भाई। भारतीय वन जीव अधिनियम कब आया था? 1972। उसके 1 साल बाद ही जब ये वन जीव अधिनियम आया और भाई जीवों के बारे में सोचा गया, उनकी काउंटिंग की गई, तब महसूस हुआ कि जो बाघ है वो बहुत संख्या में कम हो चुके हैं। इसी वजह से 1 साल बाद ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कह लो या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना कह लो, ये आई थी 1973। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना कब आई? 1973। नेक्स्ट है हाथी संरक्षण परियोजना, यानी हाथी को जब संरक्षित किया गया, हाथियों की संख्या काफ़ी घट गई थी, तब उनके संरक्षण की बात की गई, तो वो हाथी संरक्षण परियोजना आई थी 1992 में हाथी संरक्षण परियोजना आई थी। उसके बाद मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1972 में मगरमच्छ के संरक्षण के विषय में भी परियोजना लाई गई। नेक्स्ट फिर गिद्ध संरक्षण परियोजना। अब ये गिद्ध के संरक्षित करने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? तो गिद्ध संरक्षण परियोजना आपकी 2006 में आई। अब क्या हुआ था ना, जो गाय है, गाय जो दुधारू पशु है, हमारी गाय जो हमारी माता है, ठीक है, जो गाय है ना, तो गाय को एक दूध से संबंधित कोई बीमारी में गिद्ध से दवाई बनाई जाती थी, ठीक है। यानी गिद्ध का कुछ
पार्ट उसमें यूज होता था, तो उस दवाई के लिए गिद्ध का शिकार ज़्यादा होने लगा और गिद्धों की संख्या कम हो गई, और वो जो दवाई बनाई जाती थी ना, वो दवाई का नाम था डाइकोफेनोक। दवाई का नाम याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, डाइकोफेनोक। डाइकोफेनोक दवाई बनाई जाती थी गिद्ध से। और गाय के लिए दुधारू पशु में उसमें जब दूध से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तब ये दवाई दी जाती थी गाय को, तो इस दवाई पर भी बैन लगाया गया फिर डाइकोफेनोक। और 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना भी इंडिया में लाई गई, तो इससे यहाँ से ये याद रखना। नेक्स्ट, डॉल्फिन संरक्षण योजना, डॉल्फिन संरक्षण परियोजना। ये जो डॉल्फिन थी ये गंगा नदी में पाई जाती है, ठीक है। गंगा नदी में डॉल्फिन, जो भारी राष्ट्रीय नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर हमारी गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती हैं। डॉल्फिन संरक्षण परियोजना 2009 में लाई गई, क्योंकि डॉल्फिन का भी काफ़ी शिकार किया जाने लगा था, इसलिए इसको सुरक्षित करने की आवश्यकता पड़ गई, तो उसको सुरक्षित किया गया 2009। तो डॉल्फिन संरक्षण परियोजना 2009 में, और 2009 में ही डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, ठीक है। याद रखना 2009 में ही राष्ट्रीय जलीय जीव क्या, डॉल्फिन को घोषित किया गया। और हमारा राष्ट्रीय पशु तो आप सबको पता है, बाघ। उसके अलावा भारत का विरासत पशु, विरासत पूछे तो हाथी, ठीक है, और जलीय जीव पूछे तो डॉल्फिन। उसके बाद अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट था। जिम कॉर्बेट, जिसका पहले क्या नाम था, इसका पहले नाम था भाई हैले नेशनल पार्क था इसका पहले नाम, और ये वर्तमान में भारत के उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। उत्तराखंड कह लो या उत्तरांचल कह लो, तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट, हैले नेशनल पार्क, और उत्तराखंड राज्य में। अगर हम बात करें भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में, जिसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश को, वहाँ पर भारत के सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगर नाम लो तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और उसके अलावा आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसीलिए सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश में, याद रखना। नेक्स्ट, सलीम अली फेमस पर्सनैलिटी थे, बर्डमैन के नाम से जाने जाते थे। बर्डमैन, पक्षी वैज्ञानिक थे ये, ठीक है। पक्षी पर इन्होंने काफी काम किया था, इसलिए बर्डमैन के नाम से ये जाने जाते थे। कौन? सलीम अली। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं गाइस, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट, कैलाश सांखल। जो कैलाश सांखल थे ये टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं के ही प्रयासों से 1973 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना लागू की गई थी, ठीक है। याद रखना, कैलाश सांखल कौन है? टाइगर मैन है। इन्हीं के कर्मों से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में लागू की गई थी। और उसके अलावा अगर हम अब बात करें वन्य आपके जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की, तो भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर कह लो, इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं ना जैवमंडल को, तो प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र है, जो कि 1986 में बनाया गया था। और ये पिछली बार भी आपका एचटेट में पूछा गया था, टेट एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है नीलगिरी वाला, ठीक है, क्योंकि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। तो आपको आई थिंक ये सारा का सारा क्लियर हो गया होगा कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन करता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय करता है, ठीक है। इनका सर्वेक्षण भी वही करता है। उसके अलावा भारत में अगर हम बात करें, विश्व के 5% वन्य जीव हैं। उसके बाद वन और वन्य जीव समवर्ती सूची में रखे गए हैं। भारतीय वन जीव अधिनियम 1972 में आया था और भारतीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आया था। उसके अलावा हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में आई, फिर मगरमच्छ संरक्षण परियोजना आपकी 1974 में आई, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में आई, और डाइकोफेनोक ये दवाई थी जो कि गिद्धों से ही बनाई जाती थी। गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण परियोजना ये आपकी 2009 में आई है, और डॉल्फिन को इसके बाद से ही राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, पुराना नाम जिसका हैले नेशनल पार्क था, उत्तराखंड में है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में है, और टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश। सलीम अली बर्डमैन के नाम से जाने जाते हैं, और कैलाश सांखल जी टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व अगर सेंटर की बात करें, के क्षेत्र की बात करें, नीलगिरी है, जो कि आपका 1986 में बना था। उसके अलावा मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान समझा दिए, इनकी वर्तमान में संख्या 105 है। जीव मंडल अभ्यारण्य इनकी वर्तमान में संख्या 551 है, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इनकी वर्तमान में संख्या 18 है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आपको ये 18 के 18 नाम टिप्स पर और उंगलियों में याद होंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट इसमें अब हमारे आते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये जो मैंने इंडिया का मैप ड्रॉ किया है, इस इंडिया के मैप में आपके पूरे 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। पहले काउंटिंग ही डाल देते हैं, कई बच्चे सोचे मैम एक आधा रह गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, तो 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर या एरिया कह लो। ठीक है, सबसे पहले तो इनको यूनेस्को ने इन सबको विरासत सूची में सम्मिलित किया है। विरासत सूची यानी धरोहर सूची, यानी भारत की धरोहर है, ये विश्व की धरोहर है। ठीक है, तो यूनेस्को ने इन 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को धरोहर सूची में शामिल किया है। अब 18 अप्रैल क्या होता है, देखो अब ऐसे याद कर सकते हो भाई, 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और 18 ही डेट है, 18 अप्रैल, दोनों 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है या विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इस विश्व धरोहर सूची में हमारा जो ताजमहल है वो नंबर 2 पर आता है। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में यानी सबसे खूबसूरत चीजों में ताजमहल का 2nd नंबर है। अब हम करते हैं अपने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 के 18। सबसे पहले देखें, मैंने मैप में इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह क्लियर हो जाएं, आपको स्टेट क्लियर हो जाए, राज्य क्लियर हो जाए। अगर किसी को राज्य और राजधानियों का नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है स्टेट एंड कैपिटल्स, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना, वहाँ से आपको स्टेट क्लियर हो जाएंगे अच्छी तरह से भारत के। अब देखो सबसे नंबर 1 कोल्ड डेजर्ट यानी कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये कहाँ पर है भाई, आपका हिमाचल प्रदेश। ये क्या है, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना सीधा सीधा राज्य ही पूछेगा। तो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, 2009 में ये बना था, 2009 में इसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। नंबर 2 नंदा देवी, ये 1988 में बना था। आपको हर एक के सन याद हो ऐसा जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसका मैं बता दूंगी कि भाई इसको आपको याद रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो नंदा देवी, अब नंदा देवी उत्तराखंड में है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है नंदा देवी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी नंदा देवी है भाई। ठीक है, और नंदा देवी नेशनल पार्क का भी नाम है, और नंदा देवी आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, लिंक 3 चीजें एक साथ होंगी। नंबर 3 कच्छ का रण आपका 2000 में बना है। किस राज्य में है, गुजरात। किस राज्य में है, गुजरात। यहाँ पर क्या है, गुजरात। ठीक है, गुजरात में है कच्छ का रण गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 पन्ना जो एक हीरे का टाइप भी होता है। तो पन्ना पहले एमपी में ही पाया जाता था, मध्य प्रदेश। तो पन्ना जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। ये क्या है, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके अलावा नंबर 5 पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल का भी नाम है, जहाँ पे लोग काफ़ी मात्रा में घूमने भी जाते हैं, बहुत सुंदर स्थल है, एरिया है। तो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश। ऐसे चीज़ों को लिंक करके पढ़ोगे ना आपको इजिली याद हो जाएंगी। दूसरा है आपका अचान कमार। अब ये देखो मैंने बीच में बाउंड्री खींची, तो इसका आधा पार्ट तो मध्य प्रदेश में है और आधा पार्ट छत्तीसगढ़ में है। किस में है, छत्तीसगढ़ में। याद रखना, आधा छत्तीसगढ़ में है, आधा मध्य प्रदेश में है। अचान कमार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब बना है, 2005 में। नंबर 7 है आपका यहाँ पर, नंबर 7 इज ये अगस्ती मलाई। नंबर 7 अगस्ती मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि आपका किस राज्य में पड़ता है, केरल में। किस में पड़ता है भाई, केरल में। याद रखना, केरल में है अगस्ती मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, नंबर 7। नंबर 8 मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। मन्नार की खाड़ी, और मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और आपसे पूछे मन्नार की खाड़ी कहाँ है, ये भी इसी में ही है, तमिलनाडु। कहाँ पर, तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य पड़ेगा, तमिलनाडु। नंबर 9 नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीलगिरी वाला एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये कब बना था, 1986 में। याद रखना, भारत का सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये। ठीक है, भारत का सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब बना, 1986 में बना। ये आपका 3 राज्यों में है, ये भी याद रखना, 3 राज्यों में है। इधर से ये केरल में भी है, साइड में केरल में भी है, केरल प्लस
यहाँ से इस साइड से ये तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु, और ये वाला हिस्सा इसका पड़ता है आंध्र प्रदेश यानी एपी। ठीक है, तो केरल प्लस तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश, तो काफ़ी विशाल है। ठीक है, आपके 3 राज्यों में पड़ता है, कुछ कुछ पार्ट इसका केरल, तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश। कौन सा है? नीलगिरी भारत का सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में ये बना था। इसका आपको सन याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है शेषाचलम। शेषाचलम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये आपका किस राज्य में है? एपी यानी आंध्र प्रदेश में। किसमें है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है समलीपाल। समलीपाल मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका HSSC SSSC में भी काफी पूछा जाता है, समलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और समलीपाल आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा कह लो या ओडिशा कह लो, बोथ आर सेम। तो उड़ीसा में है समलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट इज 12 सुंदरवन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। सुंदरवन कहाँ पर है भैया? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका सुंदरवन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके इस वाले पार्ट में एक डेल्टा भी बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जिसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी आपका पश्चिम बंगाल में है, ऐसे याद कर सकते हो। नोकरेक मेघालय राज्य में, राज्य कौन सा है ये? मेघालय। मेघालय राज्य में है नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, और मेघालय में नोकरेक के नाम से राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है। तो जो ये नोकरेक, ऐसे याद कर सकते हो भाई, मेघालय में है ना पूरे विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, चेरापूंजी के निकट मासिन राम में। बट मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो वहां के लोग क्या हमेशा छतरी लेके खड़े रहते होंगे? तो छतरी की नोक पे रहते होंगे ना, तो नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका मेघालय। नेक्स्ट इज 14 डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये आपका किस राज्य में पड़ते हैं? 14 और 15 दोनों के दोनों ही आपके असम में है, असम। ठीक है, डिब्रू सखोवा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? असम राज्य में है। उसके अलावा मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये भी आपका किस राज्य में पड़ता है? असम में पड़ता है। मानस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में सबसे ज्यादा मानस पूछा जाता है। मानस नेशनल पार्क भी काफी पूछा गया है। ठीक है, 16 इज दिबांग। दिबांग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये भी आपका किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। सब भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। सूर्य उदय का, अगर भारत में पूछे सूर्य उदय वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश। तो दिबांग, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और यहाँ पर वो ब्रह्मपुत्र नदी दिबांग नदी के नाम से जानी जाती है, इसी से ही दिबांग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश। नंबर 17 इज, भाई 17 कहाँ गया? 14, 15, 16, 17, हाँ 17 ये रहा। नंबर 17 इज कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगर ये राज्य की बात करें तो ये छोटा सा है सिक्किम। क्या है ये? सिक्किम, भारत का सिक्किम राज्य है। कंचनजंगा से एक चीज और आप याद करो, अब वर्तमान में अगर हम भारत की पूछे, पाक अधिकृत कश्मीर को अगर हम हटा दें तो वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। वैसे भारत की सबसे, अगर वर्तमान आगे ना लगे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गार्डविन आस्टिन 8611 मीटर ऊंची है। कंचनजंगा 8598 मीटर ऊंची है। कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? सिक्किम में। कब बना था? 2000 में। लास्ट इज 18 ग्रेट निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये आपका अंडोमान और निकोबार द्वीप समूह है, भाई पूरा लंबाई में फैला हुआ है। तो अंडोमान निकोबार द्वीप समूह में है ग्रेट निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। मैप में भी मैंने आपको ड्रॉ करके समझा दिए हैं, और ताकि आपको राज्य गड़बड़ ना करो आप। वैसे मोस्टली जो क्वेश्चन आता है ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों से, सीधा सीधा आपको नाम देगा और राज्य का नाम पूछेगा कि भाई ये किस राज्य में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 18 के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कंप्लीटली करा दिए हैं, और काफ़ी जानकारी, काफ़ी परियोजनाएं भी कंप्लीट करा दी है। ये जो वीडियो है ना, ये आपके PRT में EVS और पर्यावरण से रिलेटेड जिसके भी जितने टॉपिक हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप SST TGT का दे रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी PGT दे रहे हो उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से करना इसको। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आगे भी आप ऐसी ही वीडियो मुझसे प्राप्त करते रहो। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।